हेलो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स, वेलकम टू रन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ऑल, क्लास 12 न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड डियर ऑल, काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया इस बार तो क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में हम कैसे करेंगे? बोर्ड एग्जाम तो बहुत हार्ड होता है, बोर्ड एग्जाम में तो भैया पता नहीं हम अपना टारगेट स्कोर जो है हमारा अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो भाई इन सब की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप क्लास 12 के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर बन जाओगे। ये मान लो कि क्लास 12 के साथ आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है और क्लास 12 के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ। देखिए, ना तो मैं आपको यहाँ पर कोई टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम में ये कर लो, इस टाइम से इस टाइम में ये कर लो, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। मैं ये सब कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम ध्यान रखना है। देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट किया, उसको रट्टा मारा, एग्जाम दिया, हो गया, आगे 70-75% या फिर आगे हमारे 50% 60%। डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमको क्या करना है? हमको करनी है स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड स्टडी। और देखिए, हमारा टारगेट मैंने पहले लिख दिया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 95% प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि क्लास 11th मेरा बहुत ज़्यादा वीक गया, क्लास 11th मेरा बर्बाद हो गया, क्लास 11th मेरा ठीक ठाक गया, मतलब बिल्कुल भी इतना बेस्ट नहीं गया कि भाई मैं हाँ बोल दूंगा कि क्लास 12th मैंने टॉप कर दिया, ये कर दिया, क्लास 11th मेरा बेकार गया एक तरह से। तो भाई आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्लास 12th में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आपकी क्लास 11th में 60% भी आए, अगर आपकी क्लास 11th में 55% आए, 50% आए, तो भी आप अब क्लास 12th में अपना 95% प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो। किसकी हेल्प से? जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उन स्टेप्स को फॉलो करके। तो भाई क्या वो स्टेप होंगे और क्या वो स्ट्रैटेजी प्लान होगा और कौन कौन सी वो टिप्स होगी जिससे आप क्लास 12 के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर बनने वाले हो, क्लास 12 के साथ आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है। अब भैया फ्रेंडशिप क्यों करनी है क्लास 12 के साथ? यार देखो, आप क्या करते हो? क्लास 12 से लड़ाई करते हो। आप कहते हो कि यार क्लास 12 में भैया बोर्ड एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। भाई क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम के साथ थोड़ा फैमिलियर बनो, थोड़ा सा फ्रेंडशिप करोगे, अच्छा लगेगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो डियर ऑल, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कौन कौन से हमारे स्टेप हो गए जिनके थ्रू हम अपनी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अपना टारगेट स्कोर अचीव कर लेंगे, अपनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, अपना रिवीजन भी कर लेंगे। और हाँ डियर, मैं आपको इसमें ये सब बताने वाला हूँ कि आप कैसे रिवीजन करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, किस तरह सिलेबस कंप्लीट करोगे एंड डियर ऑल एवरीथिंग मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टेप फर्स्ट की। नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न तो भाई देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नवंबर दिसंबर आ जाता है लेकिन उनको सिलेबस का पता नहीं लगता कि भैया सिलेबस क्या है। स्कूल में जो पढ़ाया आके पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, हो गया। तो भाई जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप अपने स्कोर को अचीव कर ही नहीं सकते। तो क्या करना है? अपने सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ऑफिशियल सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट आउट निकलवाना है और जहां बैठकर पढ़ते हो अपने सामने उस वॉल पर उसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है? फिर आपको क्या करना है? एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको एग्जाम पैटर्न का ही नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि आपका एग्जाम किस तरह से आ रहा है, किस तरह से उसमें सेक्शन डिवाइड है, किस तरह से उसमें क्वेश्चंस के मार्क्स डिवाइड है, तब तक आप क्या पढ़ोगे, क्या प्रिपरेशन करोगे आप? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने फर्स्ट टाइम में अपना सिलेबस का करना है और सेकंड अपने एग्जाम पैटर्न को देखना है कि एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है। डोंट वरी, इसकी टेंशन नहीं लेनी कि भैया एग्जाम पैटर्न कहाँ से चेक करें, कैसे चेक करें, उसके बारे में भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। डोंट वरी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप के बारे में, जो है हमारा गैदर योर रिसोर्सेज। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात अभी देख लो कि आपको फिजिक्स एनसीईआरटी से करनी है, कौन सी रिसोर्सेज बुक लेनी है। केमिस्ट्री के लिए आपको कहाँ से करना है, रिसोर्सेज बुक कौन सी लेनी है, एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, और अपना मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, आपका जो भी अदर सब्जेक्ट है उनके लिए आप कैसे करोगे मीन आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, सोल्व पेपर कौन से लेने हैं, आपको अपने पीवाईक्यूज की कहाँ से देखने हैं एंड डियर ऑल, आप अगर अपना कोई अलग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वो आपको कौन सा ज्वाइन करना है। अब भैया आप बोलोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हाँ डियर स्टूडेंट, देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे वीक है, क्लास 11 जिनकी अच्छी नहीं गई, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री में से, मैथमेटिक्स में से कोई एक बहुत ज़्यादा वीक है, तीनों वीक है, उनको थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे को यार थोड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। तो डियर ऑल, इन सब के बारे में आप अभी से एक चार्ट बना लो कि मेरे को फिजिक्स में ये करना है, यहाँ से बुक्स ये वाली बुक्स लेनी है, केमिस्ट्री में ये रिसोर्स फॉलो करना है, मैथमेटिक्स में ये रिसोर्स फॉलो करना है, और मेरे को यहाँ से अपना फिजिक्स अच्छा करना है, यहाँ से केमिस्ट्री अच्छा करना है, मैथमेटिक्स यहाँ से अच्छा करना है, और इन टीचर से मैं पढ़ने वाला हूँ और अपने स्कूलिंग के लिए मैं यहाँ से पढ़ने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब से आपको अभी टेंशन फ्री हो जाना है, एक चार्ट बनाना है, उस सब पर आपको मेंशन कर लेना है आप कहाँ से क्या करोगे इस पूरे सेशन में। तो हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
तो डियर ऑल, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया यार स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कौन सी बुक मैं सजेस्ट करूं कि उनको उसमें अपने शॉर्ट नोट्स भी मिल जाए, उसको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, उनको उसमें अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर भी मिल जाए, उसमें उनको अपने PYQs भी मिल जाए, उसमें उनको सोल्व पेपर भी मिल जाए। एंड डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है टॉपर्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने में। तो डियर ऑल, उनका हैंड रिटन सोल्यूशन देखने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनका हैंड रिटन सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? इन सब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया और फाइनली यार आपके लिए मैंने एक बुक सर्च कर ही ली। तो डियर ऑल, काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है ओसवाल बुक्स का क्वेश्चन बैंक, जो है आपका चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। भैया आपने यही वाला क्वेश्चन बैंक क्यों सिलेक्ट किया? भाई देखिए, आपको एक सिंगल बुक में आपको देखने को मिल जाता है आपका फुल सिलेबस, साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलते हैं आपके सोल्ड पेपर, जो कि किसके द्वारा इशू है? आपके CBSE के द्वारा इशू है। साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलते हैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इसमें आपको चैप्टर वाइज आपके हर एक चैप्टर में आपको रिवीजन नोट्स इसमें देखने को मिलेंगे, उनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन से वाले? जो आपके पहले आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो टॉपिक आपका समझ में नहीं आ रहा है, उसका QR कोड उसके साथ में अटैच है, आप उसको इजीली स्कैन करके उसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक QR कोड भी दिया हुआ है, जिसको आप स्कैन करके फ्री ऑफ कॉस्ट ओसवाल 360 प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। एंड डियर ऑल, आपकी ये बुक आपको आपके CUET एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके CUET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यार मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भाई ये बुक आप ले लो, आपका PYQ की टेंशन खत्म, आपके सोल्व पेपर की टेंशन खत्म, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहाँ से पढ़ूँ, अपने टॉपिक्स कहाँ से समझूँ, उसकी टेंशन खत्म। एंड डियर ऑल, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी टेंशन खत्म और आपको CUET एग्जाम में तो हेल्पफुल होने वाली है ही। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये बुक आपको फिजिक्स की भी मिल जाएगी, आपको मैथमेटिक्स की भी आपको मिल जाएगी, एंड डियर ऑल केमिस्ट्री की भी आपको ये बुक आपको मिल जाएगी। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ले लो। आपको कहीं भी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां से लानी पड़ेगी। तीनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक के थ्रू जाकर आप परचेस कर सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो डियर ऑल, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भाई बुक्स ले लो, आपको आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, PYQ की भी, आपके सोल्ड पेपर की भी, एंड सो ऑन। तो डियर ऑल, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की। हमारा थर्ड स्टेप क्या है? तो भैया थर्ड स्टेप है हमारा स्टडी शेड्यूल, डेवलप अ स्टडी शेड्यूल। तो भैया देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ लो, इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ लो। हर एक स्टूडेंट को पता है होता है उसका फिजिक्स वीक है, उसका केमिस्ट्री वीक है, या फिर उसका मैथमेटिक्स वीक है। उसको पता होता है कि फिजिक्स में मेरे को इतनी मेहनत करनी है, केमिस्ट्री में इतनी करनी है, मैथमेटिक्स में इतनी करनी है, और अदर सब्जेक्ट में मेरे को इतना इनपुट देना होगा। आपको अपना स्टडी शेड्यूल बनाते हुए 3 बातों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, डेली स्टडी आवर। आपको अपना स्टडी शेड्यूल बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने डेली स्टडी आवर्स को इस तरह डिवाइड करो कि आप हर एक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, भाई ये नहीं कि आपने एक वीक का शेड्यूल बना लिया और उसमें आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स आपने अवॉइड कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, ऐसा भी नहीं करना कि आप एक ही दिन में ऐसे स्टडी आवर डिवाइड कर लो कि भाई फिजिक्स भी उस दिन पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और अदर सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा कर लेना है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री एक अदर सब्जेक्ट रख लिया, अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और एक अदर सब्जेक्ट रख लिया। मतलब एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं, अगले दिन 3 सब्जेक्ट करने हैं, अगले दिन 3 सब्जेक्ट करने हैं, इस तरह आपको करना होगा। सेकंड, आपका कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आपने स्टडी शेड्यूल बनाया और उसको 3 से 4 दिन फॉलो किया या 5 से 6 दिन फॉलो किया, 7वें दिन भूल गए, 8वें दिन भूल गए, 9वें दिन भूल गए और बिल्कुल भूल ही गए। थर्ड, आपको ध्यान रखना होगा ब्रेक्स। इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं बना लेना कि इसमें ब्रेक्स ही ना लो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो। उससे फिर आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको अपना स्टडी शेड्यूल इस तरह बनाना है जिसमें आप ब्रेक्स भी ले सको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं अपने फोर्थ स्टेप की। तो डियर ऑल, हमारा फोर्थ स्टेप होगा पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान। स्टडी प्लान, भैया ये क्या होता है? भैया ये होता है आपका स्ट्रेंथ प्लस आपकी वीकनेस। आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मीन पर्सनलाइज का मतलब ये हुआ कि आपको ये पता है कि भैया मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं इतने घंटे बैठ के वर्क कर सकता हूँ, मेरी वीकनेस ये है कि मैं मोबाइल एडिक्शन हूँ, मोबाइल मेरे को बहुत ज़्यादा चलाना होता है, मेरे को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होता है। तो भाई इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। सोशल मीडिया आपको एक टाइम पीरियड में यूज़ करना होगा कि भाई ठीक है, संडे को 5-10 मिनट चला लिया बस, ठीक है, या हफ्ते में 1-2 बार चला लिया 5-10 मिनट के लिए, बस इनफ है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ स्टेप के बारे में, जो है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। तो डियर ऑल, ये क्या है भैया?
हमारा फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, मैथमेटिक्स हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। तो भैया आपको ये नहीं करना कि केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है तो बस आप उसी के क्वेश्चन करने में लगे हुए हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो कि भैया केमिस्ट्री हमारा बहुत बढ़िया है, हम तो उसी करने में मजा आता है। नहीं भैया, आपको 95% प्लस अचीव करना है तो आपको अपने फिजिक्स को भी अच्छा करना होगा, उसमें आपको केमिस्ट्री भी अच्छा करना होगा, उसमें आपको मैथमेटिक्स भी अच्छा करना होगा और अपने अदर सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से करना होगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से प्लान करना होगा कि जैसे आपका केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है तो बस उसको थोड़ा कम कर दो। कम ये नहीं कि बिल्कुल ही कम कर दो, कम इतना करना है कि आपको क्वेश्चन बढ़िया तरह सोल्व करते रहो। फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, मैथमेटिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेरा वीक है तो इसको इक्वल लाने के लिए, इसको अच्छे से बूस्ट करने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। केमिस्ट्री में जो आपने टाइम बचाया उसको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में लगा दो। आपका अदर सब्जेक्ट आपका अच्छा है, इंग्लिश आपका वीक है, उसको थोड़ा कम करके उसका थोड़ा टाइम इंग्लिश को दे दो। इस तरह से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना होगा। आपको देखना होगा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से मेरे अच्छे हैं, उनको एक दूसरे का टाइम थोड़ा शेयर कर दो एक दूसरे को, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट के बीच में आपका बैलेंस बना रहे। भाई ये नहीं कि आपको केमिस्ट्री में 100 में से 100 आ गए और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके 100 में से 40 पड़े हैं, 100 में से आपके 50 पड़े हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारा टारगेट फिर मैं कह रहा हूँ क्या है, 95% प्लस इशू करना है। हमारा किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करना नहीं है, हमारा ऑल ओवर सब्जेक्ट में, हमारे सभी सब्जेक्ट्स में हमारा अच्छे स्कोर करना टारगेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा स्टेप 6 है मास्टर दी फंडामेंटल्स। मास्टर दी फंडामेंटल्स, भैया ये क्या हुआ? भैया ये हुआ हमारे फंडामेंटल्स को मास्टर करना। भैया देखिए, भैया हमने स्कूल में पढ़ा, हमने कोचिंग में पढ़ा, हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनको डायरेक्ट जो हमारा सिलेबस में है उनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर एक टॉपिक्स का फंडामेंटल हमको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जब तक आप किसी मकान की उस मकान का बेस आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो भाई उसके ऊपर आप अच्छे से बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। अगर आपने बना भी दी तो वो इतनी कच्ची रह जाएगी कि थोड़ी सी भी आंधी आने पर, थोड़ा सा भी आपका जो भूकंप आने पर वो गिर सकती है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको अपना बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप थोड़ा बुक्स पढ़ो, इधर उधर से थोड़ा ऑनलाइन आप मदद ले सकते हो, ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हो, आप वहाँ से अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बुक्स आप पढ़ सकते हो, अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो और अपने फंडामेंटल्स को आप स्ट्रॉन्ग करोगे। जब तक आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, इन सब के आपके फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। तो भाई हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक टॉपिक्स पर, हर एक चैप्टर पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए उस चैप्टर के, उन टॉपिक्स के आपको फंडामेंटल्स पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फंडामेंटल्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए ही चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अपने स्टेप 7 की, जो है हमारा लास्ट स्टेप, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप अपने टारगेट को अचीव कर ही नहीं सकते। भैया ऐसा क्या है? प्रैक्टिस एंड रिवीजन। भैया प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो भैया तब तक आप भूल ही जाओ कि हमारा टारगेट स्कोर अचीव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? भैया प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, रिवीजन किस तरह से करना है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि भैया सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। भैया प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, और हमको अपने सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ करनी है। आपको जब आप सिलेबस कर रहे होगे ना, तभी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आपको रिवीजन भी करना होगा। भैया कैसे करना होगा मैं बता देता हूँ कैसे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मंडे में आपका टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप क्या करोगे? संडे में शाम को पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी एनसीईआरटी से या जो भी आप रिसोर्स बुक यूज करते हो उससे पढ़ लोगे, आप उसको अच्छे से समझोगे। अब आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये सब होता है। अगले दिन स्कूल में जाओगे, जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होगे, पहली बात तो ये, आप उस टाइम उसको फोकस करके पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको पता है पहले से कि इस टॉपिक में ये सब है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी राइज होगी, उससे आपका क्या होगा? उससे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले उसको पढ़ लिया। अब आप उसका डाउट क्लियर कर रहे हो। दूसरे स्टूडेंट उसको समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने डाउट क्लियर कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से तो आप अपने हर टॉपिक्स को पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? जैसे ही आपका टीचर ने जैसे आज आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा दिया, उसके बाद घर आने पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक बार फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। फिर देखोगे अगले दिन आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाना है, सेम उसके साथ भी ये करोगे, उसको पढ़ोगे, अगले दिन उसके डाउट पूछोगे जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होगे। सेम अगले दिन आकर फिर आप जो टॉपिक्स आपके टीचर ने पढ़ाया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और अदर सब्जेक्ट्स में, उनको आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे कि आज मेरे टीचर ने ये सब समझाया है, ये सब पढ़ाया है। एंड डियर स्टूडेंट, फिर आप क्या करोगे? आपका आ गया संडे। संडे में आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और अदर सब्जेक्ट्स में जो भी आपको पढ़ाया गया है उस वीक में, उस टोटल वीक का आप अपना दोबारा रिवाइज करोगे संडे वाले दिन। भाई देखिए, 30 मिनट में मानता हूँ, 30 मिनट से 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दोगे, तो उससे आपको आपका पूरे वीक का जो आपका वर्क है वो रिवाइज हो जाएगा। आपके पूरे वीक का वर्क रिवाइज हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दोगे। इस तरह से आप अपना रिवीजन करोगे।
ठीक है। प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस इस तरह से करनी है जैसे ही आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे एवरीडे। आप हर एक चैप्टर्स के, हर एक टॉपिक्स के आप 5-5 क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। आपको संडे को आपको क्या करना होगा, मिक्स क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के भी। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस भी करते जाओगे। और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बुक मैंने आपको बता दी है, आपको सोल्व पेपर मैंने आपको दे दिए हैं, PYQs मैंने आपको दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। आपका डाउट ये है कि भैया काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते, उसके लिए मैंने आपको बुक्स बता दी है जिसमें QR कोड दिए हुए हैं, उनको स्कैन कर लोगे और फाइनली अपने सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 7 स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 95% प्लस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो डियर ऑल, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हो। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। एंड डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्या करना है, बस आपको अपने आप में विश्वास रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने में विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मायने नहीं रखता कि आपके 11th बर्बाद हो गया, मायने नहीं रखता कि आप 10th में कितने कमज़ोर थे, 9th में कितने कमज़ोर थे, या 11th आपका कितना अच्छा या कितना बेकार गया है। लेकिन अब आपको अपने आप में विश्वास करना होगा। क्लास 12th में आपको अच्छा करना होगा। क्लास 12th में आपको विश्वास के साथ अपने क्लास 12th को अच्छे से एक नए सिरे से स्टार्ट करना होगा। एक नए सेशन के साथ आपको एक नई सोच के साथ अपने क्लास 12th में अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। इन स्टेप्स को फॉलो कर लो यार, जो मैंने 7 स्टेप्स बताए हैं। ये कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है कि इनको फॉलो करने में आपको परेशानी होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेप है जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा जान डाल देंगे। आपको एक इजी वे में आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा देंगे, आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे और आपको रिवीजन भी करा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आप बने रहिए रोहन एजुटेक के साथ। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, आपको इस सेशन के बीच में या इस वीडियो में या कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप DM भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सफर आपकी मंजिल तक।